चलिए लास्ट में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यूपी पीसीएस के बारे में कि कितने क्वेश्चन आए। जितना मैंने बताया उतना आया कि नहीं आया, है ना। चलिए, ज्योति जी गुड इवनिंग। कार्यात्मक विलोपन क्यों चर्चा में, ये टर्म्स क्या है बेसिकली। तो एक अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी है, कोरोसल, ठीक है, बायोसाइंसेस। इसने विलुप्त डरावने भेड़िए के लक्षणों को ले जाने के लिए, डरावने भेड़िया भेड़िया हैं वुल्फ, ठीक है, 3 वुल्फ पिल्लों को इन्होंने क्या किया, आनुवांशिक रूप से उसको, उसके जेनेटिक्स में चेंजेस करके उसको नई भेड़िए की तरह उसको पेश किया इन्होंने। तो दुनिया का ये पहला सफल विलोपन कहा जा सकता है कि भाई इंस्टिंक्ट हो गया था। तो सबसे पहले फिर सवाल उठता है कि नहीं, कुल मिला के अमेरिका ने क्या किया है, एक भेड़िए पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उनकी जेनेटिक्स को चेंज करने का दावा किया, ठीक है। तो ये कार्यात्मक विलोपन जो है, एक विलोपन की अगर हम बात करें, एक तो फंक्शनल की बात हो रही है और यहाँ पे विलोपन की बात हो रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट है कि यह किसी प्रजाति को ठीक वैसे नहीं बनाता जैसा कि उसका अस्तित्व में है। यानी अगर मैं, जैसे भेड़िया है, वो वुल्फ जो है, उस भेड़िया के मान लीजिए कि दांत छोटे थे, तो नया जो भेड़िया बनाया गया उसके दांत भी छोटे होंगे, नहीं जरूरी नहीं है, अब उसके दांत थोड़े और बड़े हो गए, या उसके सींग नहीं तो सींग हो गए, पूंछ छोटा था तो बड़ा हो गया, बड़ा था तो छोटा हो गया। यानी कुल मिला के उसके जेनेटिक्स में इंजीनियरिंग करके उसको चेंजेस किया गया, ठीक है। तो इसके बजाय जीन संपादन करके, क्लोनिंग का उपयोग करके, कोई भी इंस्टेंट हो गया अगर कोई स्पीशीज है, उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो उसी के लिए पता लगाने के लिए कि क्या ये जो डरावना भेड़िया है, उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है अमेरिका के द्वारा। तो ये जीव बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होगा, लेकिन आनुवांशिक रूप से विलुप्त प्रजातियों के रूप में अगर हम बात करें या कार्य में समान होने के लिए ये डिजाइन किया गया है। लुक में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पूरी तरह से फोटोकॉपी नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। तो CRISPR, कैस्पर 9 हमने आपको पहले भी बता रखा है। कैस्पर 9 ये क्या है, अनुवांशिक कैंची है। मिसबा जी गुड इवनिंग। सो इस जीन संपादन, क्लोनिंग और जो जीनोम मैपिंग है, ये सब क्या है, लेटेस्ट टेक्निक है CRISPR। यानी अनुवांशिक कैंची से डीएनए को काटा जाता है और फिर एक अलग, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, उस जीव को हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डरावने भेड़िए के बारे में क्या है भाई, ये सबसे बड़े जो थे कैनाइन थे। कैनाइन का मतलब जो साइड के दांत, मनुष्यों में भी कैनाइन होता है। ये जो नुकीले दांत होते हैं ना, 4 हमारे, आप मुंह खोलिएगा तो 4 दांत आपको थोड़े से नुकीले हल्के से दिखेंगे। तो ये दक्षिण जो साउथ कनाडा है और अमेरिका में रहते थे, अब 13,000 साल पहले ये गायब हो गए थे, है ना। तो शारीरिक इसकी इसकी फीचर्स क्या क्या थे फिजिकल रूप में। तो 3.5 फीट ये लंबा, 6 फीट से या फिर अधिक लंबा भी हो सकता था, वजन में 70 किलोग्राम के आसपास का, यानी कुल मिला के। आरती जी गुड इवनिंग। तो ये विशेषता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि 13,000 साल पहले ये इंस्टिंक्ट हो चुका था। अब उसके डीएनए को पकड़ के अमेरिका ने क्या किया, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। तो कैनाइन के जो ल्यूपस जो है, इसकी कंपैरिजन की बात करें, यानी कुछ भेड़िए ऐसे हुए जैसे डरावने भेड़िए जो है, ये साइज में बड़े हैं, सिर चौड़ा होगा, बड़े दांत होंगे, मजबूत कंधे होंगे, पूरा मसल, उनके पैरों में बहुत जान होगी, है ना। और ये सफेद कोट होते थे। सफेद कोट का मतलब उनका बाल जो है, पर कह सकते हैं आप उसको, वो सफेद कलर का, व्हाइट कलर का होता था। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने डेफिनेटली, वो एक काफी एक मूवी बहुत फेमस रही है, ड्रैकुला वर्सेस वुल्फ वाला। हाँ, डिम्पल जी ने तो जरूर देखा होगा। तो विलोपन का कारण क्या था, क्योंकि ये
चूंकि साइज में बड़े थे तो शिकारी जो है, पोचर जो है, उनका शिकार आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, तो बड़े शिकार प्रजातियों को नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण क्या रीजन रहा, तो वही इसका शिकार हो गया होगा, या फिर जंगल जैसे जैसे काटते कटते चले गए, इंटरफेयर होता चला गया, ये इंस्टिंक्ट हो गए। क्लियर? तो ये कोलोसल जो बायोसाइंसेज है, इस संस्था ने डरावना जो व्हाइट रंग का जो भेड़िया था उसको वापस कैसे लाया, 3 पिल्लों को बनाने के लिए 2 प्राचीन जो डरावने भेड़िए थे उनके डीएनए का सैंपल लिया, क्लोनिंग किया और जीन संपादन करके, ये टेक्निक का क्लोनिंग और जीन, जो इसको हिंदी में जिनियागिरी भी कहते हैं, इसको और एग्जैक्टली प्रोफेशनल वर्ड में कहें तो जीन संपादन करके इसका यूज किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के मिल गया। ठीक है, तो पुराने दांत मिल गया था कहीं, ओहायो अमेरिका का ही एक प्रांत है, वहां से मिल गया। तो कहीं से कान की हड्डी निकल गई, तो ऐसे करके डीएनए निकाला गया और उसको फिर तैयार किया गया, तो उसकी पूरी मैपिंग की गई पहले। ठीक है, तो प्रमुख कार्यात्मक जीनों की पहचान आइडेंटिफाई करने के बाद कुल मिला के उसको सिक्वेंसिंग किया गया, जीनोम का सिक्वेंसिंग किया गया, और वुल्फ के साथ तुलना की गई कि भाई आज का जो वुल्फ है उसके साथ डीएनए मैच हो रहा है, कितना कितना परसेंट मैच हो रहा है, किस तरह का ये होगा, उस तरह से इन्होंने तैयार किया पूरा। ठीक है, तो कुल मिला के काम की चीज क्या है, अब इसको, ये हो गया प्रीलिम्स के लिए क्या हो सकता है अभी मैं बता देता हूं, बट इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये आना चाहिए। तो डीएनए, संपादित डीएनए को घरेलू कुत्ते से सेरोगेट करवा के, यानी उसके मादा कुत्ते में डाला गया, उसका ये टेस्ट ट्यूब में तैयार करके, और फिर ट्रांसप्लांट किया गया, इसमें इम्प्लांट किया गया, और 3 पिल्ले भी पैदा हो गए। ठीक है, नाम रख दिया गया, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, खलीसी, रेमस एंड रोमुलस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो ये कम आक्रामक विधि के लिए ये ग्रे वुल्फ से लेकर कुछ और भी कुछ जो अलग अलग जो जानवर है, वुल्फ की ही अलग अलग प्रजाति, उसका भी यूज किया गया। ये भी आपके काम का नहीं है। कहानी के रूप में मोटे मोटी बात ये है। तो अब फंक्शनल जो विलोपन के बारे में कुछ कंसर्न है हमारे, वो कंसर्न क्या है, कुछ नैतिक चिंताएं भी होंगी, जैसे कि पुनर्जीवित प्रजातियों, विलुप्त प्रजातियों की इकोसिस्टम को पूरी तरह से भर नहीं सकता, फिल नहीं कर सकता। हो सकता है ये कम आक्रामक हो या ज्यादा आक्रामक हो, कुछ भी हो सकता है। हमने जब इंटरफेयर कर दिया, भारी अनुवांशिक हेरफेर के कारण, हेरफेर करके जो बनाया गया है, बनाए गए जानवरों को के लिए कल्याण संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है, जैसे कि हमने डॉली के केस में देखा था। डॉली एक भेड़ था, ठीक है, बाद में बीमारी से मर गया वो। तो इस तरह से एक मॉरल कंसर्न, जो हमारा जो इथिकल कंसर्न जो होता है, मॉरली इथिकल कंसर्न जो होता है, वो है कि क्या हमें प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करनी चाहिए। जवाब है, प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करके ही मानव का जो विज्ञान है वो इस आज जहां पहुंचा है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं बट एडवांटेज भी हैं। ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड से ही सीखा जा सकता है। तो आलोचकों का, यानी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मौजूदा विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण का समर्थन करने के लिए धन का बेहतर यूज किया जा सकता था, रिसोर्सेज नहीं है बहुत सारे, विलोपन के लिए कोई वैश्विक नैतिक या कानूनी ढांचा भी हमारे पास, यानी फ्रेमवर्क भी नहीं है, कैसे रेगुलेट करें, कौन सा नियम अपनाएं, कुछ इस तरह का कुछ बना ही नहीं है। सो इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस यही है कि भाई कार्यात्मक प्रॉक्सी, फूड जो आपका जो जाल है, और पोषक चक्रों, यानी न्यूट्रिएंट्स जो साइकिल है, को बहाल करने में ये मदद कर सकते हैं। यानी कुल मिला के फंक्शनल विलोपन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है कि भाई एक तो पहला पॉइंट हो गया प्रॉक्सी, जो कृत्रिम रूप से जो फूड चेन जो है, ठीक है, या फिर पोषक जो साइकिल है, न्यूट्रिशन जो साइकिल है, इसको पुनः बहाल किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा अभी बताऊंगा। जैविक विविधता में वृद्धि हो सकती है, यानी जो नीश है उस पर कब्जा करता है ये, खाली जो
बेकार पड़ा हुआ है इकोसिस्टम, उस पे इसको डेवलप किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता या आनुवंशिक विविधता को भी बढ़ाता है ये। यानी कुछ नेगेटिव तो है बट पॉजिटिव भी है। तो अब आप लोग के लिए एक सवाल कि क्या इस तरह की चीजों को किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको किसी भी जब इस तरह की चीजें हैं कि आपकी दाएं आंख आपसे लेनी चाहिए या बाएं आंख, कौन से आंख को फोड़ा जाना चाहिए, अगर मैं कुछ इस तरह का हाइपोथेटिकल अगर कोई क्वेश्चन अगर पुट अप कर रहा हूं तो आंसर यस या नो में नहीं आएगा। मेक और ब्रेक वाला आंसर नहीं होता, जैसा कि आप लोगों की जैसे किसी ने कह दिया तो तुरंत मुंह फुला लिया है ना, उस टाइप की चीजें नहीं होती है लाइफ में। आप लोग जीते ऐसे ही हो, लेकिन लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं है। अब ये प्रीलिम्स के लिए ये आपका काम का है। पहली चीज, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेड़ियों के लिए किया था? अमेरिका में हुआ था भेड़ियों के लिए, ठीक है, भेड़िया आपको मिल ही गया। और सी एस जो कैस्पर 9 जिसको हम लोग कहते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जो अनुवांशिक कैंची है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीलिम्स इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड है इसमें, जैसे कि जीन संपादन है, ये वर्ड है, क्लोनिंग है, ये सब भी आप वर्ड देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। दैट्स इट, काम खत्म, इतना ही पढ़ना था। सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो। तो मैसेज नहीं आ रहा भाई, क्या हाँ सब सो गए? तो निष्कर्ष के रूप में डेफिनेटली जीवों का पुनरुद्धार एक बड़ी अचीवमेंट तो है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स है, बट क्योंकि यह विलुप्त प्रजाति और संरक्षण को समझने के लिए नए रास्ते प्रदान कर सकता है, लेकिन अच्छाई के साथ साथ आपको कुछ नैतिक कंसर्न भी होगा, जो इथिकल कंसर्न है, जैसे कि नैतिक है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम या वैज्ञानिक प्रश्न भी उठाता है। इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बीच में सावधानी पूर्वक संतुलन आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, ये आपका। अब यहां से ये जो पॉइंट है, जब भी आपसे पूछा जाए, ये लाइन यूनिवर्सल लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मेंस में आप कभी भी अगर जैसे मान लीजिए ऐसे समझिएगा, ये भेड़िए की जगह पे कुछ मैं कह दूं, यूपीएससी कभी भेड़िए पे नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी स्पीशीज की बात करेगा कि क्या हमें उसे, जैसे डायनासोर, क्या डायनासोर को हम अपने मनोरंजन के लिए, ये पता है हमें कि बहुत खतरनाक है, पर क्या हम डायनासोर को एक बार फिर से रिवाइव कर लें? चलेगा? क्या हम फिर डायनासोर एक बार वो रिवाइव हो गया, उसकी जनसंख्या बढ़ गई या कंट्रोल में, हम जो सोच रहे थे कि पहले से कंट्रोल में रखेंगे और वो कंट्रोल में ही आया, फिर क्या होगा? डायनासोर आपका आमलेट बना के खा जाएगा, यही हो सकता है। ऑमलेट बन जाएंगे ना आप तो फिर गुलाब शाह जी कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो डायनासोर का अंडा चाहिए, मुझे भी ऑमलेट खाना है, ऐसा कुछ। चलिए, क्लियर है सभी को? तो विलोपन क्या है, ये टर्म्स को भी ध्यान में रखिएगा। कार्यात्मक विलोपन बता चुका हूं मैं, यानी जरूरी नहीं है, यहां देख लीजिए, ये भी प्रीलिम्स के लिए है, ये जरूरी। अब फंक्शनल में आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि क्या ये कार्यात्मक विलोपन जो है एज इट इज हम फोटोकॉपी बना सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट हो चुका है भाई, उसका साइज, बॉडी साइज हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, वो साइज से बड़ा भी हो जाएगा या छोटा भी हो सकता है। उसकी फीचर्स की बात करें, मान लीजिए वो 10 फीट कूद सकता था, ये हो सकता है 5 फीट ही कूद पाए, हो सकता है ये 20 फीट कूद पाए, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो क्या बनाने जा रहे हैं हमें ये नहीं पता, कितना खतरनाक है हमें ये भी नहीं पता, है ना? तो क्या इस तरह के उपायों को या जो वैज्ञानिक जो ये है इसको छोड़ दिया जाना चाहिए? जवाब है नहीं, हमें कंट्रोल के साथ, खतरा है लेकिन
कंट्रोल के साथ हमें इसको आगे जारी रखना होगा। ये हमेशा के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, एवरग्रीन है ना। चलिए संक्षिप्त समाचार देख लेते हैं। न्यूज में जो लाइमलाइट में रहा, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मैं प्रीलिम्स लिख रहा हूं या मेंस लिख रहा हूं तो अब ये 2026 ही मान के चलिएगा, अब इसको 25 मत ले जाइएगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीसीएस कल समाप्त हो चुका है, तो अब हम सिर्फ यूपीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैनेजमेंट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये MCDA WM, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने की मंजूरी दी है अभी गवर्नमेंट ने। अभी सवाल उठता है, है क्या भला भाई, क्या है ये वाटर मैनेजमेंट वाला, है ना। तो प्रधानमंत्री ने सिंचाई योजना, उसी योजना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यह एक उप योजना है, एक सब स्कीम है ये, ठीक है। 25-26 तक चलेगी। और पर्पस क्या होगा, कोई खेतों को पानी मिलना है, अवेलेबल करवाना है, ताकि इरिगेशन वगैरह में उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ सके। वाटर का यूटिलाइज है, एक एक बूंद का यूटिलाइजेशन दक्षता के साथ हम यूज कर सके इसको। पर्पस ये है कि मौजूदा नहर या स्रोतों, कोई भी सोर्स होगा, एक निर्दिष्ट क्लस्टर को पानी, यानी एक एक बड़ा सा क्लस्टर बना दिया गया, ठीक है। सोर्स से, नदी के सोर्स से हमने अलग अलग मल्टीपल सोर्स से यहाँ पे पानी भर दिया। अब ये जितने भी खेत हैं इन सबको ये पानी पहुंचाएगा। ये बात समझ में आई। तो पानी प्रदान कर, क्लस्टर को पानी प्रदान करने के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण, यानी उसको मॉडर्नाइज करना होगा। यानी पहले हमें बनाना होगा, सब तक ये पाइप के थ्रू लेके जाना होगा, है ना। इतना आसान भी नहीं है। भूमिगत दबाव वाली पाइप प्रणाली का यूज करके 1 हेक्टेयर तक के लिए, कितने हेक्टेयर ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपीएससी यहीं पे आपसे खेला करेगा, बंगाल वाला। 1 हेक्टेयर तक के लिए, खेत से गेट तक माइक्रो इरिगेशन को सक्षम करना है। 1 हेक्टेयर तक की बात हो रही है, इससे छोटा नहीं, हेक्टेयर बड़ा होता है, एकड़ छोटा है ना। टेक्नोलॉजी, अब कैग की बात करें, ऐसा, अच्छा कैग बोल रहा हूँ, सटीक जल लेखा, यानी जो वाटर अकाउंटिंग है और उसके मैनेजमेंट के लिए एक ऑब्जर्वेशन और डेटा जो का कलेक्शन करना है, उसके लिए एक प्रणाली बनाई गई है। प्रणाली का नाम है SCADA। ये प्रणाली और थिंग्स ऑफ इंटरनेट का तकनीक का यूज किया जाएगा। वेरी गुड। अब गौर से समझिएगा, आप एग्रीकल्चर में क्या क्या इंडक्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो पोटेंशियल इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो खेत के स्तर पर हमको जल मिल जाएगा, यूटिलाइजेशन अच्छा से हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। टोटल जो प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन को ट्रांसफर करके के माध्यम से स्थायी खेतों को बढ़ाया जाएगा। यानी कि स्थायी खेत का मतलब यहाँ पे क्या, परमानेंट फील्ड की बात हो रही है। परमानेंट फील्ड का मतलब कि अब साल के 12 महीने आप खेती कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपके खेत में क्या था कि भाई बरसात के मौसम, आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और मानसून आधारित खेती है आपकी। इंडिया में 70% खेत ऐसे हैं जो बारिश के पानी पे ही निर्भर करते हैं, उनके पास इरिगेशन का कुआं या नहर कोई सोर्स है नहीं। 65% के आसपास है ये। तो उनके लिए वो तो साल में कोई एक ही, जैसे मानसून हुआ तो खेती अच्छी हो गई, मानसून 4 साल नहीं होगा, नहीं आया तो खेती नहीं होगी। तो अब उस फील्ड का, एग्रीकल्चर जो लैंड है, उस लैंड का हमको इरिगेट करके हम अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं। क्लियर। तो जल उपयोगकर्ता जो कमेटी बनाई जाएगी उसका भी समर्थन 5 साल के लिए समर्थन प्राप्त होगा। और किसान उत्पादक संगठनों जैसे आर्थिक संस्थाओं से भी ये जुड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन जो हुआ है उसको
देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, खाली आप प्रोडक्शन बढ़ा लो लेकिन मार्केट तक उसका एक्सेस नहीं हो तो खेत में ही खराब होना है। तो आपको उसके लिए किसान उत्पादक संगठनों के साथ भी अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने कर भी दिया है। ठीक है, आधुनिक यानी मॉडर्नाइजेशन जो एरीगेशन है उस विधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करना कि भैया देखो अब पानी आ गया है, पहुंचा दिया आपके खेत तक, अब खेती से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि कैड कार्यक्रम 74-75 में स्टार्ट किया गया था, 2004 में नाम बदल दिया गया। ठीक है, और मैक्सिमम जो एरीगेशन जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना था, प्रोडक्टिविटी में सुधार करना था, वही जो आज है वही पहले भी था। अब कुछ नए नए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया स्कीम को, जैसे हर खेत को पानी एक कंपोनेंट के रूप में स्टार्ट किया गया। ऑन फॉर्म विकास, ऑन फॉर्म विकास डेवलपमेंट, कार लिंक, नालियां और अन्य जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना। ठीक है, इंटरफेयर करके, जैसे कि भाई नाली नहीं है तो नाली बनाओ, बड़ा सा ये टंकी नहीं है यहाँ पे तो टंकी टंकी बनाओ, ताकि और फिर उसको पाइप के साथ अटैच करो ताकि सबके खेत को पानी मिले। ठीक है, गैर संरचनात्मक में वाटर का अगर यूटिलिटी की बात करें तो जितने भी किसान यूज कर रहे हैं उनका एक संघ बना दिया जाए, उनको एक मुश्त अनुदान, ट्रेनिंग, जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रदर्शन करना, यानी कुल मिला के उनको ट्रेनिंग देना। इंपावर कब होंगे वो, जब चीजों को ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप मैक्सिमम एक एक बूंद का यूटिलाइज कर सको। तो हर घंटे का अगर आपने अच्छे से 24 घंटे में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया आपने किसी भी फील्ड में आप हैं तो सक्सेस आपके कदमों पर है। क्लियर है? तो अब यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में क्या क्या आने वाला वो बता देता हूं। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बता दिया आपको 1 हेक्टेयर वाला, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसको अभी मैं रब कर दे रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा आपको परेशानी ना हो। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, मेंस में क्या लिखोगे, मेंस में और किस क्वेश्चन में क्या, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं सीखोगे, वेरी गुड मिसबा जी, जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि किस कंटेंट को किस, हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका हम क्या मेंस में, अगर आपने ये सीख लिया कि प्रीलिम्स के डेटा को आप मेंस तक लेके जा सकते हो, अगर ये पॉसिबल कर लिया तो आप एक औसत ऑन एवरेज स्टूडेंट से बेटर परफॉर्मेंस करके आ सकते हो, परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, 90% बच्चे यहीं पे लैग करते हैं, कोई कोचिंग संस्थान इसको बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है ना। चलो, अब मेंस में आप यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर सकते हो कि भाई जैसे इरिगेशन आ गया, टॉपिक क्या आ गया, इरिगेशन, इरिगेशन आ गया, वाटर मैनेजमेंट आ गया, या प्रोडक्टिविटी आ गई, माइक्रो इरिगेशन आ गया, माइक्रो, वेरी गुड, माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना है। इसको यहीं पे लिख लो जितना मैंने बताया, इसी को यहां लिखो तभी ये एग्जामिनेशन हॉल तक, मेन तक, मेंस में आप इसको लिख पाओगे। ट्रस्ट मी, अपना दिमाग लगा दिया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो कहां कहां यूज कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड वॉन्ड का तो आएगा नहीं। मिसबा जी, these are the keyword also in PYQs and you have given them in your solution। हाँ बिल्कुल, तो देना ही पड़ेगा भाई, है ना। चलिए, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये क्या है, ये गाजियाबाद का ये नगर निगम है, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी, इसके तहत भारत का पहला
प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। ठीक है, ये बॉन्ड जारी किया जिससे कि एक थर्ड लेवल पे, मतलब आधुनिक टर्शरी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है बनाने के लिए 150 करोड़ रुपया इन्होंने जुटा लिया। यानी कि सीवेज जो था उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके, ठीक है, गंदा पानी है तो उसको थोड़ा फिल्टर कर लिया, उसको साफ कर लिया, उस पानी को कहीं ड्रिंकिंग में कहीं यूज हो सकता है या फिर उसको इरिगेशन में यूज हो सकता है, किसी और जगह पे साफ सफाई में यूज किया जा सकता है, अलग अलग। तो ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्योंकि पानी हम बना नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, आप पानी पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्लांट पानी को उच्च मानकों पर, स्टैंडर्ड पर ट्रीट करेगा। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर इसको औद्योगिक पर्पस के लिए, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, औद्योगिक पर्पस के लिए यूज कर लिया गया। स्टैंडर्ड हाई रखा गया कि हाँ उसको यूज कर सकते हैं कि, है ना। फंडिंग मॉडल क्या है, तो अब आप कहोगे सर ये तो टेक्निकल बात हो गई, फंड कैसे, अब यहाँ पे गवर्नेंस वाली बात आ रही है, ये ध्यान रखना। पब्लिक प्राइवेट जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत इसको डेवलप किया गया, यानी 40% फंडिंग जो है ये नगर पालिका दे द्वारा की गई कि भैया 100 रुपए का अगर मान लो खर्चा आ रहा है तो 40 रुपए हम लगाएंगे, यानी म्यूनसिपैलिटी लगा रही है, 60 रुपए के लिए पब्लिक प्राइवेट मॉडल लाया गया, हाइब्रिड मॉडल। तो ये इसके लिए क्या किया गया, बॉन्ड जारी कर दिया इन्होंने, इस म्यूनसिपैलिटी ने बॉन्ड जारी कर दिया। बॉन्ड जारी करने का क्या इनके पास अधिकार होता है, अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब ये तो याद रहेगा नहीं आपको, ऑब्वियस है कि रहता है, खाली इतना याद रखना। तो जो म्यूनसिपैलिटीज जो है, बॉडीज है या उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो द्वारा गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं, ये जो बॉन्ड जारी करता है ये है क्या, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कल को अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, पंचायत है सपोज, लोकल बॉडीज में तो ही आएगा ना, या तो म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, उसी का ये एक बड़ा रूप, या फिर बात करें हम तो पंचायत। पर पंचायत के पास अभी ये नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। जैसे दिल्ली में है या कहीं आप कोई किसी छोटे शहर में है, ठीक है, कानपुर में है, ठीक है, नागपुर में है, तो वहां की जो म्यूनसिपैलिटीज है क्या उसको बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। तो गाजियाबाद को, गाजियाबाद दिल्ली तो नहीं है, गाजियाबाद यूपी में है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद यूपी का, 75 डिस्ट्रिक्ट में है ना, अगर उसे ये अधिकार है तो यानी बाकी सभी म्यूनसिपैलिटीज को अधिकार है। ये क्लियर हो गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आरती जी, ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड विशेष रूप से ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो जलवायु शमन के लिए, अनुकूलन अडेप्टेशन के लिए, पर्यावरण के अनुकूल कम जो कार्बन वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाते हैं। प्रीलिम्स के लिए आ गया, यही तो पूछेगा यूपीएससी, और क्या पूछेगा आपसे। तो एक स्टेटमेंट फिर पूछ लिया यूपीएससी ने कि ये परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, यानी कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ये बॉन्ड को, यानी ग्रीन बॉन्ड में पैसा लेकर हम ब्राउन वाले में लगा दे या किसी और इसमें लगा दे, क्या ये पॉसिबल है, जवाब है नहीं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ग्रीन बॉन्ड, यानी जिस मद में पैसा आया उसी मद में खर्च होगा। क्लियर, अभी क्लियर रख लो दिमाग में, नहीं तो कल को फिर यही होगा, जो चीज मैं यहां बता रहा हूं पहले समझ लो मेरी बात, जो मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूं ये बिल्कुल डिफरेंट होगा कि मैं 15 दिन पहले बताऊं कोई चीज। चैलेंज 4 घंटा डेली पढ़ना है वो चैलेंज नहीं है, उसको समेट के रखना है, स्टोर करके रखना है अपने माइंड में, वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, चलो, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ठीक है, वही सतत जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है उस पर विचार भी किया जा रहा है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है ऋणों की तुलना में इस पे कम लागत पर लॉन्ग टर्म पूंजी प्रदान करना, कोई भी ग्रीन बॉन्ड होगा वो लॉन्ग टर्म ही होगा,
शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। बस यहाँ पे दीर्घकालीन की जगह यूपीएससी क्या करेगी आपके साथ, वो क्या कहते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक नहीं, क्या शॉर्ट टर्म, हिंदी में आप देख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए पूंजी प्रदान करना, जवाब है नहीं, लॉन्ग टर्म। जब भी ग्रीन के लिए होगा, सस्टेनेबल करना है ना भाई, तो लॉन्ग टर्म ही होना है। ठीक है। घरेलू बैंकों जैसे पारंपरिक जो वित्त पोषण स्रोत से परे, यानी उससे बाहर जाकर निवेशक आधार का विस्तार करना, यानी अब हम बैंक से लोन ले, अल्पकालिक जी, वो हिंदी का टर्म्स याद नहीं आ रहा था मुझे, मतलब याद नहीं, मतलब जबान पे नहीं आ रहा था, चलिए। तो जनरली लोग क्या क्या करते हैं, पैसा लेने के लिए जब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बैंक पे जाएंगे। तो यहाँ बैंक में जाने की बात नहीं हो रही है भैया, हमने अपना बॉन्ड निकाल दिया, लोग उसको परचेस करेंगे, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी उस बॉन्ड को जब आप सरेंडर करने जाओगे, मान लीजिए आरती जी ने वो बॉन्ड परचेस कर लिया 10,000 रुपए का, तो 5 साल बाद जाके उसको सरेंडर कीजिए और बदले में प्रॉफिट लेके निकल जाइए। ठीक है। तो अच्छा खासा आपको भी अश्योरेंस मिलेगा। चैलेंजेस क्या है, खराब राजकोषीय स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य किसका खराब है, राजकोष का। राजकोष का मतलब जो म्युनिसिपैलिटीज है, स्टेबिलिटी तो है नहीं, किसी भी नगर पालिका के साथ वित्तीय स्थिरता जो है ना, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, वो किसी भी नगर पालिका की उसके साख के लिए एक सेंटर्ड है, वो केंद्रीय है, मतलब एकदम बीच में फंड आ रहा है पर खर्च नहीं हो रहा है, या फिर फंड है ही नहीं, तो काम, तो बजट ही नहीं है, बजट में मतलब जेब में पैसा नहीं है। आंतरिक क्षमता क्षमता का अभाव, बॉन्ड का मैनेजमेंट करने के लिए सीमित इन हाउस विशेषज्ञता या कुशल कार्य बल, यानी जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है भाई। आप ऐसे समझिएगा, म्युनिसिपैलिटीज जो होती है उसमें बहुत सारे कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, बीपीएससी से, यानी कोई भी स्टेट सर्विस से भी जाते हैं लोग। ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइजेशन है, किसी ने सीए कर रखा है, किसी ने ऑडिट कर रखा है, नहीं, उनको जाके हल्का हल्का ट्रेनिंग दे दिया गया, उनका बैकग्राउंड कुछ और है, उनको ऑडिटर बना दिया गया पोस्ट पे। ये एसएससी भी करता है, कहता है काम सिखा देंगे, और लेकिन फिर वही बात निकल के नहीं आती सामने, प्रोफेशनल होने चाहिए। तो ये आंतरिक क्षमता का अभाव, यानी उस म्युनिसिपैलिटीज में कोई बॉन्ड को मैनेज कैसे करना है, जो पैसा मिला है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये भी नहीं पता होगा उनको, अपना कट लो निकलो बात खत्म करो, काइंड ऑफ। और क्या क्या चैलेंजेस होगा म्युनिसिपैलिटीज में, तो कमजोर निवेशक मांग, यानी जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन, यानी जितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में होना चाहिए, कि यहाँ खर्च होना चाहिए, फालतू का खर्च नहीं होना चाहिए, कि भाई एक बार सड़क बना दिया, सड़क बनाने के बाद मालूम चला, अरे नहीं नहीं यार, पानी का पाइप भी गुजारना था, फिर से सड़क तोड़ दो। सड़क बन गया, फिर मालूम चला कि इलेक्ट्रिसिटी वाले ने आया और उस खंबे को करने के लिए सड़क को फिर से खोद दिया, गड्ढा कर दिया, फिर उसमें पानी भरने लगा बरसात के मौसम में, और फिर वो खराब। यानी कुछ मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। तो अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन और प्रकटीकरण, बॉन्ड से कम परिचित लोग भी कम परिचित हैं, कि भाई ऐसा कोई बॉन्ड निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, सबको अपने कटमनी पे ही ध्यान रहता है ना। क्लियर है सभी को। अब इसको थोड़ा सा मेंस के लिए भी देख लीजिएगा, चैलेंजेस में। अब ये प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया, मेंस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब आपका एक सवाल होना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए था, एक क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में होना ही चाहिए था, कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत। तो जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल। म्युनिसिपैलिटीज लोकल बॉडीज है ना, जब आप एसडीएम डीएम बनिएगा, तो डीएम बनने के बाद क्या होगा, शहर में या किसी छोटे शहर में डिस्ट्रिक्ट में डीएम रहिएगा, उसके बाद क्या होगा भाई, एसडीएम के इसमें एनरोल हुए,
फिर आप डीएम बन गए 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स। उसके बाद आपको इसी म्युनिसिपैलिटीज को भी देखना होगा, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको कम से कम पहले कमी तो क्या कमी है इनके अंदर, प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए। क्लियर? तो उन पर जो गवर्नमेंट, चूंकि म्युनिसिपैलिटी के पास अपना आय का स्रोत बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है, तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी पे ही डिपेंडेंट रहना होता है। पंचायत की भी वही हालत है, उनके अपने रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे सूरत हाल में? उनको एम्पावर कीजिए कि खुद अपना पैसा जनरेट करो, है ना। हम पर डिपेंडेंसी जो है बहुत कम रखो। क्लियर? तो ये पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी म्युनिसिपैलिटी की, अब ध्यान से समझना, डायमेंशन बता रहा हूं, कि भाई किसी भी म्युनिसिपैलिटीज को या फिर पंचायत को, तो पंचायत वाले में देख लो, यहाँ तो म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही, तो अभी पंचायत पे, म्युनिसिपैलिटी पे ही हम फिक्स फोकस करेंगे कि उनकी जो मनी का जो सोर्स है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या किया जा सकता है। आप सीधा कहोगे एक लाइन, एक वर्ड, सिंपल, सर बॉन्ड जारी कर सकते हैं वो अपना, बस एक वर्ड यूज करना है आपको, हो गई बात खत्म। क्लियर? चलो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर, ठीक है। सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में है। टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में इसको लिस्ट किया गया, ठीक है। साइज पे मत जाना, ठीक है। उड़ीसा का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। अब ये सबसे बड़ा कौन सा है? सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है टाइगर के लिए, ठीक है। और भारत का ये 107वां राष्ट्रीय टाइगर उद्यान है। भीतरकनिका के बाद ये पूर्वी भारत का दूसरा है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। मयूर उड़ीसा में है, इतना सफिशियंट है। और इतना डिटेल जाने की मयूरभंज कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा तालुका, गांव, वो सब छोड़ दो, ठीक है। नदी कौन कौन से बहती है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई बूढ़ा कर लो, बूढ़ा बदन कर लो, खैरी देव, पाला पाला, ये नदी का नाम है ना। तो 2-3 नाम याद कर लो उसके, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 नाम। संरक्षित स्थिति यानी टाइगर की बात करें हम, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको लाया गया, जो इसको सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कोई भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व ये करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया है। इसी के अंतर्गत पहले बायोस्फीयर था, अब टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। टाइगर रिजर्व तो है, बट ये हाथी रिजर्व का भी उसका एक, ये पूरा एरिया है, इसमें ये पोर्शन जो है ये मयूरभंज वाला आ जाए, हाथी रिजर्व के लिए यानी एलिफेंट रिजर्व के लिए का पार्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, हाँ, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सुरक्षा में दिया गया क्षेत्र है। मुख्य वार्डन की अनुमति, जो वन्य जीव, जो वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होता है, कल या परसों की क्लास में हमने तेलंगाना के वार्डन पर देखा था, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुमति के अलावा मानवीय गतिविधियां यहाँ प्रतिबंधित होती है। यानी मुख्य वार्डन अगर अलाउ कर दे नेशनल पार्क में, ध्यान से सुनिएगा, तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट परमिशन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप जाकर टाइगर का शिकार कर लिए, वो नहीं। हाँ, कोई बाघ शेर जो है आदमखोर हो गया तो उसको मारने की के लिए जो परमिशन है वो ये दिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कुछ आदिवासी समूह जो है वन्य अधिकार अधिनियम यानी FRA जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, उनको कलेक्ट करने का, कोई लकड़ी वगैरह जड़ी बूटी कलेक्ट करना कर लो यार, निवास भी कर सकते हैं।
राज्य सरकार इनको जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अधिसूचना जारी करेगी, नोटिस जारी करेगी। वन्य जीव जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सिफारिश के बिना सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन जो बता रहा हूं मैं, ये डेली बेसिस पे जो मैं बताता हूं ना, ये एक जगह पे आप ऐसे समझ लो, यही आपके लिए रामबाण होता है, पर आप लोग कभी ध्यान देते नहीं हो। फिर 90% जनता इंडिया में वैसी है कि सबको लगता है कि 6 महीना पढ़ के हम आईएएस निकालेंगे। 10,000 बार बता चुका हूं कि आप लोगों का जो कंपटीशन है वो फॉर्मर फॉर्मर नहीं तो कम से कम ऑलरेडी वो आईपीएस सेलेक्ट हो गया है, कोई आईआरएस सेलेक्ट हो गया, उनसे है। तो अपने कद को बढ़ाओ, डरने की जरूरत नहीं है, अपने कद को बढ़ा सकते हो ना। इसके लिए साल भर लगेगा, साल भर आप देने को तैयार नहीं हो। हाँ सर, बस वो क्वेश्चन पढ़ा दो जो एग्जाम में आ जाए। 90% जैन जी वही है। चलो, तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए वनस्पति की बात करें तो इसका, इस एरिया का यानी सिमलीपाल का बायोडायवर्सिटी कैसा है? तो नम मिश्रित पर्णपाती यानी पत्ते गिराने वाला, उष्ण कटिबंधीय, अर्ध सदाबहार। अर्ध सदाबहार मतलब सालों भर वर्षा होगी ऐसा नहीं है। शुष्क पर्णपाती भी मिलेगा, तो साल का पेड़ है, घास का मैदान है। तो देखो शुष्क पर्णपाती में अब आप ऐसे भी पढ़ सकते हो उसको, इस शुष्क पर्णपाती में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ठीक है। सदाबहार में कौन कौन से वृक्ष आएंगे, वृक्ष के प्रकार क्या है, घास के प्रकार कहाँ क्या क्या है। बाघ देख लीजिए, फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, भौंकने वाले जो डियर होते हैं, डियर हिरण की बात हो रही है, माउस डियर, ये सब यहाँ मिलते हैं। तो 2-3 नाम मिल गया आपको, क्लियर। अब इसको ढंग से अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया, फिर 10 दिन के बाद एक बार फिर से पलट लिया पन्ना, कम से कम 3 बार आपको ऐसा 15 दिन 10 दिन के गैप पे करते रहना है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक वो भी दे दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग उसमें कस्टमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं वो भी। चलिए, क्लियर है। डेटा में मत जाइएगा कि वो 850 है, 870 है, इस ये यूपीएससी नहीं पूछता, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है भाई। ये चीता परियोजना चल रहा है यहाँ पे, पूर्णो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफर किया गया है। किसको? चीता को, ठीक है। तो चीता तो ऐसे भी गायब है, इंस्टिंक्ट है, 1952 से ही है ना। तो ये मध्य प्रदेश का मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है। कुल मिला के ये एमपी में है। ऑब्वियस है, पूनो कहाँ पे है? एमपी में। वन यहाँ पे कौन कौन सा मिलेगा? तो पर्णपाती वन का हिस्सा है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। नदी चंबल है, अभ्यारण्य से होके गुजरेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। बांध कौन सा है? तो ऑब्वियस है कि इस अभ्यारण्य, ये जो वाइल्ड जो सेंचुरी है, ये गांधी सागर बांध के बैक वाटर क्षेत्र को घेरा हुआ है, यानी उस एरिया के पीछे, इस अभ्यारण्य के बैक में आपको ये डैम का पानी मिलेगा आपको, ठीक है। पेड़ कौन सा मिलेगा? तो ठीक है, वो छोड़ सकते हो, पलाश, तेंदू, धाड़वा, धवड़ा, है ना, कर करघई, सलाई, ये सब पेड़ के नाम हैं। तेंदू तो आप जानते हो, पलाश भी जानते हो, है ना। तो यानी बहुत ज्यादा ये निमाड़ वाला क्षेत्र है, मंदसौर वाला क्षेत्र है। तो कुल मिला के वो क्षेत्र कैसा है? शुष्क पर्णपाती, यानी कि सूखा रहेगा और पत्ते गिरेंगे, गर्मी के दिनों में पत्ते गिर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। कौन कौन से जानवर मिलेंगे? सब मिल जाएगा। चंबल है तो मगरमच्छ तो मिलेगा ही मिलेगा, तेंदुआ उदबिलाव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जंगली कुत्ते जिसको ढोल कहते हैं, चिंकारा है। तो इसमें ये चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर भी शामिल है जो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे। अब यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछेगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जो साल भर में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, लाइमलाइट में था, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वही पूछा जा रहा है।
क्लियर है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के साथ ये हालिया विकास क्या हुआ, क्योंकि मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी के लिए इसकी भैया भारत ने क्या किया, बिग कैट अलायंस के साथ समझौता किया। थोड़ा सा मुख्यालय कहाँ खोलना है, हेडक्वार्टर कहाँ खोलना है ना, उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ खोलना है, इसके लिए एक साइन हुआ है। क्यों साइन हुआ? क्योंकि अब बिग कैट अलायंस का मतलब ये पूरे विश्व में जहां जहां ये अलायंस बनाया जाएगा, जो जिन जिन देशों ने साइन किया है इस पे, वहां पे वो सचिवालय के लिए विशेषाधिकार, उनको कुछ प्रिविलेज मिलेगा वहां पे काम करने वालों को, उन्मुक्ति यानी ये क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए वीजा सहायता प्रदान करना, परिसर और कर्मियों के लिए। भाई कई बार वीजा नहीं मिल पाता है, तो आप अगर इसके सदस्य हैं और आपने मेंशन कर दिया कि हम कैट अलायंस के सदस्य हैं और हम को कैट देखना, कैट मतलब वही उस फैमिली में जो भी आ रहा है, हमें उसके हम ये हैं, मेंबर हैं, तो डेफिनेटली वहां जा सकते हैं, फिर आपको वीजा जल्दी मिल जाएगा। भारत द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही बुनियादी ढांचे और आवर्ती खर्चों के लिए, ठीक है। एक फंड बनाया गया 150 करोड़ का, ठीक है, बजट में भी दिया गया। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो भारत में रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये 23 में लॉन्च किया गया, ठीक है। और अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो संधि जो है, ये जो ट्रीटी है, बेसिकली बेस्ड अंतर इंटर जो गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कानूनी इकाई की स्थिति के साथ है ये, मैंने एक इसको एक लीगल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? बिग कैट वाले में 7 कंट्रीज। तो निकारागुआ, इस्ताबिन, भारत, इंडिया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी फिर एक चालाकी करेगा आपके साथ। लीबिया कर दिया, लाइबेरिया की जगह लीबिया कर दिया, क्या कर लोगे? जोर जोश में आके मार के आ जाओगे। हम तो सर बहुत मेहनत किए थे। समझ में आ रही है कहाँ गलती होगी? ठीक है, पर्पस क्या है? तो 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, यानी 7 जो बिग कैट अलायंस है। बिग कैट में कौन कौन आएगा? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा। प्यूमा तो भारत में भी नहीं होता भाई। चीता भी नहीं है, चीता तो खराब ला के रखा जा रहा है ना। तो भारत 7 में से 5 बिल्लियों का घर भी है, देख लो। अब 5 बोल दिया तो यानी 2 नहीं है। एक तो प्यूमा नहीं है, जैगुआर भी नहीं है, ये 2 लास्ट के 2 नहीं है, भारत में तो है ही नहीं। वेरी गुड, क्लियर। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। भारत में जैगुआर भी है, प्यूमा भी है, स्टेटमेंट आ गया। आप कहोगे यस सर बिल्कुल है, बिग कैट अलायंस का सदस्य है इंडिया, मेंबर है, डेफिनेटली होगा। निकल गई हवा। चलो, अब कुछ डेट याद रख लो, जैसे प्रोजेक्ट लायन कब चला है? 2020 में। प्रोजेक्ट टाइगर 73 से चल रहा है। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा थी, यानी टाइगर को दुगना करने का लक्ष्य, उसको समय से पहले हासिल कर लिया गया ऑलरेडी। तो ये 3 डेटा जो है कहीं फैक्चुअल पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है, यूपीएससी अपने चरम पे पहुंच चुकी है, कम से कम कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में, यानी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि अम, क्या नाम है उसका, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, उसमें एकदम चरम पे जा चुकी है वो। चरम का मतलब एक्सट्रीम पे जा चुकी है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी 4-5 साल कम से कम मान के चलो, हलवा आने वाला है। हलवा का मतलब क्या हुआ? आपसे गलती हुई, आप रेस से बाहर हो गए। हलवा इतना खतरनाक होता है, यानी 2+2=4। आपने गलती से गलती हो गई, आपसे आपसे बबल रखने में गलती हो गई, आप रेस से बाहर हो गए। क्लियर हुआ? क्या नाम है? आरती जी। चलो, शिवांगी जी नहीं है क्लास में आज? चलिए, मैसेज कर अब उनको कीजिए थोड़ा सा, क्लास हम और 10 मिनट अभी लेंगे।
तो मुझे कुछ बात भी करनी है आरती जी से, गुलाबशाल जी से और शिवांगी से। कल आप लोगों ने टेस्ट दिया है, एग्जाम दे के आई हैं, तो आपका थोड़ा सा फीडबैक मुझे चाहिए था। तो हम क्लास के बाद बात करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। GGN क्या है भैया? ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। क्या है नेटवर्क? इसका 10 साल पूरा हुआ था और नए 16 जो नए एरियाज हैं उसको ऐड किया गया। यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क्स क्या है ये? तो ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिकली नैतिक मानक निर्धारित करता है, एथिकल नॉर्म्स को बताता है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र जो है ऐड ऑन किए गए। अब देखो यहाँ पे 16 नए ऐड किए गए हैं। अब 16 का 16 तो याद रहेगा नहीं कभी, कितना भी सर पटक लो। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो कुछ आप मोटे तौर पर, अब आपके पास इस टॉपिक पे आपकी एक लिमिटेशन है। या तो आप गूगल करके ये पूरे 16 का 16 नाम याद रखो, आने नहीं आने की कोई गारंटी नहीं है। या फिर आप कुछ मोटे मोटे, जैसे कि कनबुला कहाँ पे है? चाइना में है। ठीक है। माउंट पेक्टू कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में है। उत्तरी रियाद, ये तो पता ही है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, चलो छोड़ दो इसको। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नाम आप एक दो नाम देख सकते हो प्रीलिम्स के लिए, यानी इसमें बहुत ज्यादा जान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पीली नदी कहाँ होती है? चाइना में। ठीक है। तो UGGP की का ये जो ओरिजिन है, तो 2015 में ये अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान और जियोपार्क्स जो कार्यक्रम, यानी ये जो स्कीम आई थी उसी का एक पार्ट था ये। डेफिनेशन क्या है? तो पूरा एरिया, अगर एकीकृत इंटीग्रेटेड जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो अगर हम देखें, जिसमें कि प्रबंधन संरक्षण हो, शिक्षा है, सतत विकास के लिए किया जा रहा है, उसको आपस में जोड़ा जा रहा है। इंटीग्रेटेड का मतलब, एकीकृत का मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है। देखो जैसे है ना 16 नए एरियाज इसमें ऐड किया गया। देखो ये कहाँ चाइना है, कहाँ उत्तर कोरिया, बगल अगल बगल नहीं है, ठीक है, दूर। फिर सऊदी अरब एकदम दूर हो गया। तो अलग पूरे विश्व में अलग अलग स्थान पे अलग अलग एरिया को ये आपस में जोड़ देता है। तो किन किन टॉपिक्स में या फिर किन किन सब्जेक्ट्स में या किन किन सेक्टर्स में ये सबको आपस में मर्ज करेगा? तो जवाब है संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास। प्रबंधन संरक्षण, एजुकेशन एडुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो राष्ट्रीय कानूनों के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बॉडी द्वारा ये इसका जो है उसको उनके द्वारा ये मैनेज किया जाएगा। 4 साल में, हर 4 साल में इसको रिवैल्यूएशन होगा, हर 4 साल में होगा ये। 4 साल में है तो कॉमन सेंस की बात की, परमानेंट तो कोई हो नहीं सकता, कॉमन सेंस यही है। ठीक है। तो GNN में UGGP की सदस्यता अनिवार्य है, यानी कि जितने भी GNN में शामिल लोग हैं उनको ये स्टेटस मिला होना चाहिए, उसके ये मेंबर UGGP के मेंबर होने चाहिए। वेरी गुड। तो 50 कंट्रीज में 229 229 कंट्री जो है ये शामिल है। कंट्री नहीं, 50 में से टू मतलब ये एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया है ये, है ना। यानी एक देश में हो सकता है कि 5 भी हो, 7 भी हो, 10 भी हो सकता है, एक से ज्यादा, 2 से 5 से ज्यादा हो सकते हैं ना। भारत में अभी क्या कोई ऐसा कोई क्षेत्र है? तो जवाब है नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नो मिसबा जी? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अच्छा नहीं है, हाँ। चलिए क्लियर है। तो जियो पार्क्स क्यों कहा गया? जियो का मतलब ही वो ग्लोबल हो गया बेसिकली। नहीं, रिलायंस वाला जियो नहीं। तो पूरे विश्व को ये आपस में क्या कर रहा है? जोड़ दे रहा है कि कहीं पर एडुकेशन की बात हो, प्रबंधन की बात हो, संरक्षण की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तो ये 3 एरिया में ये आपस में ये क्षेत्र जो है एक दूसरे से क्या करेंगे?
कांटेक्ट करेंगे इस मुद्दे पर और काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए। गुजरात में पार्टिकुलेट उत्सर्जन व्यापार बाजार, लीजिए गुजराती यहां भी आ गया, वेरी गुड। सूरत में, ये गुजरात का एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, इमिशन की बात हो रही है, इमिशन ट्रेड योजना, इमिशन ट्रेड स्कीम जो है ये 2019 में ये लॉन्च किया गया था। यानी पीएम जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है, पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में 20 से 30% की कटौती की गई थी। कुल मिला के प्रदूषण कम करने की का जो कॉस्ट है, इससे क्या हो गया, कम आया। यानी पहले मुझे 100 रुपये आ रहा था, अब वहां पे 90 रुपये आ रहा है। तो भाग लेने वाले संयंत्रों के बीच में ये जो भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें के ऑपरेशनल में भी कुछ थोड़ा सा सुधार आया है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये पीएम मैटर जो है इमिशन के लिए दुनिया का पहला बाजार भारत में ही बना, वो भी सूरत में। यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। और किसी भी प्रकार की प्रदूषण के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, उसके लिए व्यापार करने वाला ये जो योजना है ये सूरत में ही बना है। ठीक है, पहली बार इसको, अगर हम ग्लोबल लेवल पे ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूएस में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए किया गया था। बाद में इसमें यूरोप ने सीएसजी गैसेस को जीएसजी गैसेस भी डाल दिया। चाइना ने कार्बन इमिशन को, अलग अलग गैस या अलग अलग पोल्यूशन के प्रकार को इसमें डाला गया। ठीक है, मिसबा जी भी आता हूं, चलिए आपके कमेंट को लेता हूं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रदूषक भुगतान करता है। प्रदूषक यानी कि मिसबा जी की एक कंपनी है, ये बहुत ही पोल्यूशन फैला रही है। ठीक है, तो ये पे करेगी कि भैया हमसे इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो हम एक तरह से सिद्धांत का यूज करके वायु प्रदूषण को कम करना है। यानी कि कुल मिला के इनका, मान लीजिए एक जूता बनाने का फैक्ट्री है, पोल्यूशन तो होना ही है, तो उसका वो पे कर रही है। ठीक है, एक सिस्टम बनाया गया है, कैप एंड ट्रेड प्रणाली। सरकार उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करती है और उस इमिशन का लेवल जो है, मान लो कि 50 से ऊपर नहीं क्रॉस होना चाहिए, आपको परमिट दिया जाएगा इसके लिए, ट्रेड करने के लिए। तो अब क्या है, 50 से ऊपर मान लीजिए इनका 60 पहुंच गया, ठीक है, तो अब ये फाइन भरेंगी, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो निगरानी क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो उसको ट्रैक करने के लिए कौन कितना नुकसान मतलब इमिशन कर रहा है, इस प्रणाली का यूज किया जाता है रियल टाइम में। कि मिसबा जी कहीं अपना पैसा बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, हेर फेर, है ना। ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, NEML, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन के लिए ये मैनेज कर रहा है, डेरिवेटिव वाला। ठीक है, अतिरिक्त नियम क्या बन के आएगा कि इकाइयों को पर्यावरणीय क्षति मुआवजा अगर कोई होता है, जैसे उद्योग के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होगा, तो उसका भुगतान करना होगा। मान लो कि जैसे 1984 में मिसाइल आइसोथाइनेट का गैस का लीक हो गया, तो उस कंपनी को हर्जाना देना था, है ना। ये बात अलग है कि हमारे शासकों ने क्या किया, रातों रात चार्टर प्लेन में बैठा के भगा दिया, है ना। क्लियर है, जल्दी से बता दो। तो क्षतिपूर्ति का मुआवजा का भी प्रावधान है, बट ये मुआवजा अलग अलग होगा। क्या साइज है, कितना टर्नओवर है, कितना बड़ी कंपनी है। अब कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री है तो उससे 10 करोड़ रुपए तो नहीं ले सकते ना। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी मिस भाजी, सर दिस वी कैन यूज इन एथिक्स के स्टडी एज अ सॉल्यूशन वेयर अ डिलेमा इन अ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेचर इंटरेस्ट इज आस्क्ड। मैडम जी, हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसका जवाब भी केवल मिसबा जी ही देंगी आज। ठीक है, देखो इनको थोड़ा सा, चलो पूछते हैं। तो बताइए, नेशनल इंटरेस्ट और नेचर इंटरेस्ट में से किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मिसबा जी? जल्दी बताओ। आपका, आप कुछ भी जवाब दोगे आप ब्लॉक हो जाओगे। ब्लॉक का मतलब कि आपका काउंटर आर्गुमेंट मेरे पास है। आप एक्स चूज करो, वाई चूज करो, दोनों में काउंटर आर्गुमेंट है। अब बताओ।
आप नेशनल इंटरेस्ट चुनोगे, मैं नेचर को लेके आ जाऊंगा, आप नेचर चुनोगे, मैं नेशनल लेके आ जाऊंगा। काउंटर तो है मेरे पास। इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, नेशनल इंटरेस्ट के साथ जाना है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, एनजीओ चिल्ला रहे हैं, ठीक है मान लिया। आज का मेरा जो वीडियो है यूट्यूब का, आपने देखा ही नहीं उसको, मतलब बैलेंस एंड वेरी गुड, ठीक है, एंड गोइंग आउट द ऑप्शन प्रोवाइडेड, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं नेचर वाले को। हम इसके लिए तो कम से कम कर ही सकते हैं, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी नहीं खिलाने आने वाला। द नेशन रन्स इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल। सबके अपने अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट होंगे। फिर भाई अमेरिका तो चाह ही रहा है ना कि वो रूल को फॉलो ना करे, लेकिन बाकी देश करे, इससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ बनी रहेगी। कोई सबको समझाता रहता है कि भाई युद्ध नहीं करना है किसी को, युद्ध में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हथियार सबको सप्लाई कर रहा है। लाइक वी हैव अ स्टडी अबाउट बैरन लैंड, ठीक है, डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक सेक्शन। हाँ अब सुनो, हाँ बैरन लैंड का ठीक है, आप वो दे रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बाय द वे कितना बचा है ये भी है क्या, कितने टॉपिक और हैं वैश्विक सम्मेलन? आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि बातचीत करनी है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अब इसको हम कल कर लेंगे। 3 लोग के अलावा बाकी लोग, आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोगों को जाना है, ठीक है। यहां से हम कल करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। अब